हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है एनटीए नेट का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसमें उसका ये यूनिट है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें दो टाइप की पॉलिसीज़ दी हुई हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फिस्कल पॉलिसी को स्टडी करेंगे और इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई जो है उसको जो है इसने फॉर्मुलेट किया है, उसी को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, जो आरबीआई है वही इसको एग्जीक्यूट करती है, वही इसको फॉर्मुलेट करती है एंड वही इसको मैनेज करती है। ठीक है, आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो 6 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये होता क्या है, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो आरबीआई है वो मनी की जो सप्लाई है इकॉनमी में उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक है कि मनी कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, जो इकॉनमी में कितनी मनी है उसको कम करना है उसको ज़्यादा करना है, सो बेसिकली उसको रेगुलेट करती है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, या बेसिकली कह लो कि जो कॉस्ट होती है मनी की या जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको ये कंट्रोल करती है एंड उसके कंट्रोल करके उसको उसके थ्रू जो है ये जो मनी की सप्लाई है उसको ये कंट्रोल करती है। ठीक है, सो आइए पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फाइन, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को इन द इकॉनमी। Monetary policy refers to that policy by which central bank of the country controls the supply of money and the cost of money और interest of rate of interest। ठीक है, सो वही मैंने आपको बता दिया है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मनी को जो है मनी की सप्लाई है उसको रेगुलेट करती है, बेसिकली कितना उधार देना है, जो क्रेडिट कितना देना है उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, सो इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी अब बना तो दी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बनाई किस पर्पज़ के लिए है, इसमें उसके क्या क्या पीछे इसके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं कि जिसको इसने अचीव करना है थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो हमने मीनिंग में हमने स्टडी किया है, जो मेन पॉलिसी का मीनिंग है वो यही कहता है कि मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना है। ठीक है, हमारा जो इकोनॉमी में कितना क्रेडिट दिया जा रहा है, कितना उधार दिया जा रहा है सॉरी, सो उस चीज़ को बेसिकली इसमें कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें बेसिकली जो क्रेडिट के एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, वो सब इसमें की जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स ही जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, एक पॉइंट से ही जो है दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो बनता जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई है, ठीक है, सो बेसिकली प्राइस को स्टेबल इसमें रखा जाता है। ठीक है, अब अगर वो मनी की सप्लाई को रेगुलेट करेंगे, कितना क्रेडिट देना है कितना नहीं देना है, ठीक है, अगर उन्हें कम करनी है मनी की सप्लाई इकोनॉमी में तो वो कम कर देंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको वो ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सो इसके जो हेल्प के थ्रू जो है वो प्राइस को जो है वो स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है, कुछ भी जो बूम की या रिसेशन की सिचुएशन आती है, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, बेसिकली जो बिजनेस साइकिल की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो ये वाला पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी के थ्रू जो है मनी सप्लाई के थ्रू ही वो जो अगर डिप्रेशन है या इन्फ्लेशन चल रहा है, बूम चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग ही ये एडजस्ट किया जाता है। फाइन, उसके बाद क्या बोलता है, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए बेसिकली की जाती है। ठीक है, अब जैसे अब अगर मतलब जो है क्रेडिट प्रोवाइड करता है जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो बैंक्स हैं उसके थ्रू जो है मनी सप्लाई किया जाता है इकॉनमी में। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स है, वेरियस रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अदर बैंक्स हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं इकॉनमी में। ठीक है, बैंक्स वगैरह हो गए। सो ये क्यों करते हैं, ठीक है, ये इसीलिए करते हैं ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। मनी सप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, अगर ये कंसेशनल रेट्स पे मनी सप्लाई कर रहे हैं तो जो लोग हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, उन्हें वो इन्वेस्ट कर सकेंगे, उनसे वो कंपनीज खोल सकेंगे, उन्हें वो प्रोडक्टिव मीन्स में अप्लाई कर सकेंगे। सो इससे ओवरऑल क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ ही होगी ना। ठीक है, आगे हम चलते हैं टू प्रमोट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, बेसिकली अब जो लोग हैं उनको ना, जो बैंक्स होते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं, जब मार्केट में अच्छा खासा पैसा हो गया, उन्हें लग रहा है अभी हाँ भी अब ओवर हो रहा है मनी की सप्लाई और उन्हें कम करनी है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है मनी की सप्लाई को। सो इन दैट केस वो क्या करेंगे, वो ना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर करते हैं जो भी डिपॉजिट्स होते हैं। लाइक लोग हैं वो एफडीज़ वगैरह करवाते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं मनी, तो उन पर जो है बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर जो
इंटरेस्ट रेट है उस पर जो है वो देता है, ठीक है, उनके डिपॉजिट्स पे, तो वो ज़्यादा उनको बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं। इससे क्या है, जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली उस टाइम पे अगर जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, मनी सप्लाई, सो इस वजह से क्या होता है, वो जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है उसको भी वो प्रमोट करते हैं। फाइन, ये मैंने पॉइंट आपको बता ही दिया है। उसके बाद क्या चलते हैं, टू इंश्योर मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। इसमें क्या होता है बेसिकली, वो जो बैंक है ना, कई ऐसे बैंक होते हैं जो पर्टिकुलर जो प्रायोरिटी सेक्टर होता है, ठीक है, या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई है, जो कोई वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, या जो कोई एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनको क्या होता है, इनको जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। क्यों करता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, ठीक है। इनके पास ऑलरेडी मनी नहीं होती है, सो इनसे भी अगर वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये ऑब्वियसली सी बात है वो लोन लेंगे ही नहीं बैंक से। सो इस वजह से जो है इन्हें बहुत ही ज़्यादा कंसेशनल रेट्स पे लोन प्रोवाइड करता है बैंक, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें एंड इन्हें जो भी प्रोडक्टिव मीन्स है उसमें वो यूटिलाइज़ करें, इनसे कंपनीज खोलें, ठीक है। सो इस वजह से जो है बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर को क्रेडिट देने के लिए ज़्यादा जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। अब इससे क्या होगा, ये इंटरलिंक हो गया ना। अब अगर स्मॉल सेक्टर, जितनी ज़्यादा कंपनीज खुलेंगी, स्मॉल सेक्टर को भी दिया जा रहा है लोन, ठीक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको भी दिया जा रहा है, ठीक है। इन सबसे क्या होगा, उतनी ज़्यादा कंपनीज बढ़ेंगी, जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी, जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे, उतने ज़्यादा जॉब्स की रिक्वायरमेंट जो है वो आएंगी, ठीक है, वैकेंसीज आएंगी, सो उतने ज़्यादा लोग जो है वो हायर किए जाएंगे, ठीक है। सो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सो उतनी ज़्यादा इनकम होगी एंड इनकम से क्या होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंट्री में वो भी इम्प्रूव होगा। फाइन, आगे हम चलते हैं टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें भी वही चीज़ है, अब वो कंसेशनल फंड्स प्रोवाइड करेंगे बैंक। क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज खुलें, इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा इकोनॉमी में, ठीक है। टू रेगुलेट एंड एक्सपैंड बैंकिंग, जो आरबीआई का है उसका ये भी पर्पज़ रहता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, या गवर्नमेंट है उसका भी ये भी पर्पज़ रहता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है ना अपनी इकोनॉमी में उसको रेगुलेट करना है, प्लस एट द सेम टाइम उसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ऐसे कई कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स भी एस्टैब्लिश किए हैं, जो पर्टिकुलर जो रूरल सेक्टर है या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए बेसिकली ये होता है, ठीक है। जो रूरल ब्रांचेस हैं उसे जो ओपन करने के लिए जो है वो आरबीआई टाइम टू टाइम जो है डायरेक्टिव्स इशू करती रहती है, ठीक है, उन्हें प्रमोट करती रहती है। सो ये सब के थ्रू जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपना क्या करती है, जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट भी करती है, प्लस एट द सेम टाइम इसको एक्सपैंड भी करती है। फाइन, आगे क्या बोलता है, टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स। इसमें क्या होता है, जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस, जो जिनका एक्सपोर्ट्स का बिज़नेस है या जो एक्सपोर्ट्स का बिज़नेस करने जा रहे हैं, उनको जो लोन है ना एक्सपोर्ट्स पे वो कंसेशनल रेट्स पे मिलता है, ठीक है, सही सस्ते रेट पे, उन्हें रीज़नेबल रेट पे जो है वो एक्सपोर्ट्स पे लोन मिल जाता है। इससे क्या होता है, वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर साइड जो है इम्पोर्ट्स पे सम रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, या उस पर थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लिया जाता है, ताकि इम्पोर्ट्स जो है वो डाउन हो। इससे ओवरऑल होगा कि इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन इसी से इम्प्रूव होती है कि जितने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो उतने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करो और जो इम्पोर्ट्स हैं उसे कम से कम करो, ठीक है। इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी सिचुएशन भी इम्प्रूव होती है। फाइन, सो इससे ये मोटिव रहता है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का। अब ये सारा कुछ हमने देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाई क्यों गई है, इस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम कुछ ना कुछ मीन्स तो यूज़ करेंगे ना, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेगी मॉनेटरी, जो आरबीआई है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर, वो कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है जिसके थ्रू ये सारे के सारे जितने भी हमने ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं ये सारे के सारे अचीव हो सके। फाइन, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स में आता है मॉनेटरी पॉलिसी में, इसमें दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड वन इज़ क्वालिटेटिव, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है ना, ये क्या करता है, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करता है। इकोनॉमी में जो है जितना भी क्रेडिट दिया जा रहा है, मतलब जितनी भी मनी सप्लाई है बेसिकली, जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबके लिए ही ये इक्वली एप्लीकेबल होती है। सबकी ये जो टोटल क्वांटिटी है ओवरऑल है उसको ये मीन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं होती या ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं होती है, इसीलिए इसको बोला गया ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होती है फॉर ऑल द सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स। मतलब ये ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि हाँ भाई ये इंस्ट्रूमेंट इस सेक्टर के लिए होगा या फलाना इंस्ट्रूमेंट इस सेक्टर के लिए होगा। इसमें क्या है, सभी सेक्टर्स के लिए जो है ये इक्वली एप्लीकेबल होती है, जो ये वाले क्वान्टिटेटिव हम पढ़ेंगे। फाइन, इसमें हम पढ़ते हैं
सबसे पहला जो क्वांटिटेटिव मेजर है वो है बैंक रेट। फाइन, जो बैंक रेट है उसको हम सबसे पहले तो और नेम से भी जानते हैं, डिस्काउंट रेट। इसका जो क्वेश्चन है वो भी आ चुका है पेपर में कि जो बैंक रेट है उसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। फाइन, इसके बाद क्या होता है बैंक रेट, अब होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। ये वो रेट होता है बेसिकली जिस पे जो आरबीआई है ना वो डिस्काउंट करके देती है कमर्शियल बैंक्स के बिल्स। अब कमर्शियल बैंक्स के पास जितने भी बिल्स वगैरह होते हैं, अगर उसको मतलब डेट से पहले उसको मैच्योर करवाना है, उसके लिए पेमेंट उसने लेनी है, डिस्काउंट करवाना है, सो आरबीआई जो है उसे जो है डेट से पहले, मैच्योरिटी डेट से पहले ही या ड्यू डेट से पहले ही बेसिकली उसको मनी दे देगी कमर्शियल बैंक को। ठीक है, अब वो टाइम से पहले मनी दे रही है तो कुछ ना कुछ अपना वो काटेगी ना, इंटरेस्ट वगैरह या जो भी डिस्काउंट, उसी को हम इंटरेस्ट बोल देते हैं या उसी को हम डिस्काउंट रेट बोल देते हैं, एंड उसी को हम बैंक रेट भी बोल देते हैं। सो ये होता है बैंक रेट जिस पे जो आरबीआई है वो डिस्काउंट या रीडिस्काउंट करके देती है जो बिल्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के उनको। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अब ये करती कैसे है, नॉर्मली क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जब नॉर्मली जो है रेट है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है जब उन्हें मनी को डिस्करेज करना होता है या फिर मनी को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, उस टाइम जो रेट्स है नॉर्मली वो बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, अब मान लो जो जिस रेट पे बैंक जो डिस्काउंट कर रहा है वो पहले जो था 2% था वो 4% कर दिया गया है। ठीक है, अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका पैसा जो है वो लगभग उसी में चला जाएगा। ठीक है, उनकी तो जो पेमेंट है, जो मनी है वो उसी में चली जाएगी ना इंटरेस्ट देने में, सो उनके पास मनी कम बचेगी। अब उनके पास मनी कम बची है तो आगे जो फर्दर है, मतलब जो पब्लिक है उनसे भी वो जब लोन लेंगे ना, सो उनसे भी वो हायर रेट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि उनको पीछे से हायर मतलब चार्ज हो रहा है। मतलब आरबीआई से अगर उनको हायर चार्ज हो रहा है तो आगे फर्दर भी जो पब्लिक है जब उनको वो लोन प्रोवाइड करेगी तो उनसे भी वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही जो है वो चार्ज करेगी। इन दिस वे क्या होता है, बेसिकली जो लोग हैं वो कम लेंगे लोन, एंड ऑटोमेटिकली जो मनी है, मतलब मनी की सप्लाई है इकॉनमी में वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये किया ही तब जाता है जब हमें क्रेडिट को कम करना हो या मनी सप्लाई को हमें कम करना हो। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसमें। चलिए, इफ़ बैंक रेट इज इंक्रीज्ड देन कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय बैंक्स टू पब्लिक्स बिकॉज नाउ आरबीआई चार्जेस हायर रेट वाइल डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें वही लिखा है क्योंकि अब आरबीआई हायर चार्ज कर रही है, उनको पीछे से ज़्यादा चार्ज हो रहा है, जो कमर्शियल बैंक है वो भी क्या करेंगे, पब्लिक को जब वो लोन देंगे सो इसमें भी वो हायर रेट ही चार्ज करेंगे। ठीक है, हायर इसमें आगे एक सेकेंड, इसमें हम पढ़ते हैं हायर बैंक रेट विल कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट इन द इकॉनमी, दैट इज पब्लिक विल टेक लेसर लोन्स बिकॉज ऑफ हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन लोन्स। वही है, अब पब्लिक क्या है वो कम लोन लेगी। ठीक है, इसमें क्योंकि उनको अब ज़्यादा रेट पे मिल रहा है तो वो थोड़ा अवॉइड कर देगी, वो डिले कर देगी। ठीक है, या वो स्किप ही कर देगी आइडिया लोन लेने का। ठीक है, सो ये होता है, एंड इसमें हम वैसे वर्सा भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। जब मनी सप्लाई जो है इकॉनमी में कम होती है उसको बढ़ाना होता है, सो उस टाइम जो ये बैंक रेट है उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम फर्दर जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव, इसमें यही होता है। नॉर्मली जब कि हमें मनी सप्लाई है उसको बढ़ाना होता है तब हम जो ये इंटरेस्ट रेट है या जो भी हम रेट आगे पढ़ेंगे उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, एंड जब हमें कम करनी होती है मनी सप्लाई बेसिकली उस टाइम क्या होता है, बेसिकली इसमें वो कर दिया जाता है। ठीक है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसमें जब हमें कम करना होता है मनी सप्लाई मार्केट में उस टाइम जो है वो रेट बढ़ा दिया जाता है। सॉरी, मैंने पहले वाइस वर्सा बोल दिया था, एंड इसका अपोजिट हम कर देंगे। फाइन, आगे हम चलते हैं सेकेंड वन पे, दैट इज़ SLR। इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते क्या है बेसिकली, ये एक मिनिमम परसेंटेज होता है, एक सर्टेन परसेंटेज होता है डिपॉजिट्स का। बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट्स पड़े हैं, मतलब जितना भी उन्हें लिक्विड फॉर्म में कैश भी हो सकता है या फिर वो कैश इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड एसेट्स जिसको हम बोलते हैं। सो वो जितना भी बैंक के पास पड़ा है ना उसका एक कुछ परसेंटेज जो है वो बैंक को खुद के पास रखना होता है। ठीक है, एज अ रिजर्व उन्हें रखना होता है। ठीक है, ये आरबीआई ही डिसाइड करती है बेसिकली कि वो उन्हें कितना जो है रखना होगा, कितना नहीं रखना होगा। फाइन, इसमें हम पढ़ते हैं इट मीन्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स इज टू बी केप्ट बाय बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, दिस इज केप्ट बाय द बैंक इटसेल्फ। ये बैंक खुद के पास रखता है। फाइन, The liquid assets here include government securities, treasury bills and other securities notified by RBI। इसमें हम लिक्विड एसेट्स में सिर्फ और सिर्फ कैश ही नहीं लेंगे, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, कोई भी ट्रेजरी बिल्स है या कोई भी ऐसी अदर सिक्योरिटीज़ जो RBI नोटिफाई करती है वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। फाइन, इसमें क्या होता है बेसिकली बैंक खुद के पास रखता है। ठीक है,
आगे हम चलते हैं CRR पे, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। इसमें क्या होता है, जो RBI है ये भी एक मिनिमम परसेंटेज होता है, जितना भी बैंक के पास इसमें कैश पड़ा है, बेसिकली जितनी भी कैश मनी पड़ी है उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो बैंक को रखना होता है, बट किसके पास, RBI के पास। फाइन। इसमें क्या होता है, जो हमने SLR पढ़ा है इसमें तो जो बैंक है वो खुद के पास रखेगा, ठीक है। जो CRR होता है ना, ये एक वो परसेंटेज होता है जो उसको RBI के पास रखना होता है, अपने जितना भी उसके पास टोटल कैश है उसका कुछ परसेंटेज, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। Reserve Bank controls cash reserve ratio of commercial banks. It is obligatory for commercial banks to maintain this ratio. ये compulsory होता है, ठीक है। CRR is the minimum cash reserve that everyone has to maintain with the central bank, that is RBI, ठीक है। सो इनको RBI के पास रखना पड़ेगा। इसमें भी वही चीज़ है कि अब अगर उन्हें मनी सप्लाई को जो है मार्केट में कम करना है, ठीक है, उस टाइम पे फिर वो क्या करेगी, जो इंटरेस्ट रेट है जो वो मतलब जो वो डायरेक्ट कर देगी बैंक्स को कि अब ज़्यादा हमारे पास रखिए, ठीक है, मतलब वो परसेंटेज जो है वो बढ़ा देगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। आगे हम चलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हम ओपन मार्केट में ना जो सिक्योरिटीज़ है वो सेल परचेज की जाती है, ठीक है। सेल परचेजेस के थ्रू जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसमें। इट मीन्स दैट बैंक कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। फाइन। इसमें क्या होता है, व्हेन सिक्योरिटीज़ आर परचेज्ड बाय सेंट्रल बैंक। अब जब सिक्योरिटीज़ सेंट्रल बैंक ने परचेज कर ली, अब वो उसने परचेज करी है, कुछ ना कुछ खरीदा है, मतलब सिक्योरिटीज़ खरीदी है तो वो पेमेंट भी देगी ना मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब वो पेमेंट दे रही है तो मार्केट में क्या होगा, मनी बढ़ जाएगी, ठीक है। RBI मेक्स पेमेंट टू कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक, जिससे भी वो बेसिकली सिक्योरिटीज़ परचेज कर रही है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको जो है वो पेमेंट देगी। तो मनी सप्लाई इन दिस वे, जो इट इंक्रीजेज मनी सप्लाई विद द कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक, इन दिस वे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी कमर्शियल बैंक्स के पास एंड पब्लिक के पास, ठीक है। दिस विल फर्दर एक्सपैंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा, जो क्रेडिट है, अब मनी बढ़ गई है तो इससे जो क्रेडिट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब वो इसमें क्या होगा, जब वो सिक्योरिटी सेल कर देगी, ठीक है, सेल करी है तो जो मार्केट के लोग हैं, जो कमर्शियल बैंक है फॉर एग्जांपल, उसको उसने सेल कर दी सिक्योरिटी कोई RBI ने, तो अब सेल करी है तो कमर्शियल बैंक पेमेंट देगा ना RBI को। अब कमर्शियल बैंक पेमेंट दे रहा है RBI को तो उसके पास कम हो जाएंगे। सो इन दिस वे वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं मनी सप्लाई को। फाइन। आगे हम चलते हैं फिफ्थ वन, दैट इज़ रीपरचेज ऑक्शन रेट एंड रिवर्स रीपरचेज ऑक्शन रेट। जो रीपरचेज ऑक्शन रेट होता है इसको हम रेपो के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म रेपो रेट, एंड जो रिवर्स यानी कि इसका अपोजिट रीपरचेज ऑक्शन रेट होता है इसको हम रिवर्स रेपो के नाम से जानते हैं। फाइन। अब इसमें हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि रेपो रेट क्या होता है एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, इसमें ये वो इंटरेस्ट रेट होता है एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फंड्स फ्रॉम RBI। अब कमर्शियल बैंक्स ने कोई भी फंड्स बोरो करना है, उसके पास कम हो गया है, ठीक है, उसने RBI से लोन लेना है। सो उस टाइम पे क्या होगा, जो RBI जिस इंटरेस्ट रेट पे, जिस ब्याज पे बेसिकली उसको कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करेगी ना लोन, वो तो होता है रेपो रेट, ठीक है। इसका अब उल्टा कर देंगे। अब कई बार क्या होता है, अभी जो कमर्शियल बैंक है ना कुछ अपनी मनी जो है वो डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक में, ठीक है, या RBI जो है उनसे वो कुछ ना कुछ मनी ले लेती है, या कमर्शियल बैंक खुद से वो डिपॉजिट करवा देते हैं RBI में। अब वो खुद का पैसा जो है कमर्शियल बैंक वो बैंक्स में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो अब जो RBI होगा वो क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट देगा ना, ठीक है। उनकी मनी RBI के पास पड़ी है तो RBI कुछ ना कुछ ब्याज देगा कमर्शियल बैंक्स को, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, ठीक है। सो इन दैट केस उस जो वो इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, मतलब इसका अपोजिट, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसमें। रिवर्स रेपो रेट मीन्स द इंटरेस्ट रेट गिवन बाय RBI ऑन डिपॉजिट्स मेड बाय कमर्शियल बैंक्स विद इट, ठीक है, मतलब जो भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स RBI के पास रखेगी उस पर जो इंटरेस्ट रेट RBI पे करेगा वो रिवर्स रेपो रेट हो गया, जो कमर्शियल बैंक रेट पे करेंगे वो क्या हो गया, वो रेपो रेट हो गया। फाइन। इसमें ये चीज़ होती है, ठीक है। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। इंक्रीज इन रेपो रेट्स विल कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट एज नाउ कमर्शियल बैंक्स गेट फंड्स फ्रॉम RBI एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वही है, अब अगर बाई चांस अब RBI ने रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट इंक्रीज़ कर दिया, तो इससे क्या होगा, अब कमर्शियल बैंक्स है उनको अब हाई रेट पे मनी मिलेगी, मतलब RBI से लोन ले रहे हैं बट उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर वो रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज़ कर देते हैं, इससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्रेडिट है सॉरी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एज कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स देयर फंड मोर विद RBI टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होगा, बेसिकली
अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी है वो डिपॉजिट करवाएंगे आरबीआई के पास, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल सके, ठीक है। अगर वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाती है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट वही होता है जो आरबीआई पे करती है। अब आरबीआई ज़्यादा पे कर रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा रहे हैं, सो इन दिस केस क्या होगा, वो पब्लिक के पास तो कुछ लोन देंगे ही नहीं, या मतलब कम देंगे बेसिकली। सो इससे जो क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फाइन, आगे हम चलते हैं 6th पॉइंट पे, दैट इज़ मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, क्वांटिटेटिव का लास्ट है मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन अक्टूबर 1960 जो आरबीआई ने है ये सिस्टम स्टार्ट किया था, दैट इज़ मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता है, बेसिकली आरबीआई एक कोटा फिक्स कर देती है, एक क्रेडिट कोटा। अगर तो कमर्शियल बैंक उसी कोटा के अंदर अंदर जो है आरबीआई से बोरो कर रहा है फंड, देन तो उनको रेपो रेट पे आरबीआई दे देगा, मतलब जो हमने अब रेपो रेट पढ़ा है, ठीक है। आरबीआई जो मतलब चार्ज करता है उसी रेट पे वो दे देगा, ठीक है। अगर वो कोटा से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा मतलब एक आरबीआई जो है वो बोरो कर रही है अपनी फंड्स जो है आरबीआई से, सो इन दैट केस जो है आरबीआई उसको हायर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेमेंट देगा, ठीक है। इसमें यही होता है, मतलब मल्टीपल रेट। अगर एक ही बैंक है बट वो सेम बैंक जो है अगर वो विद इन देयर लिमिट अगर ले रहा है तो रेपो रेट पे लगेगा। अगर बाहर जाके लिमिट से ले रहा है या मोर देन देयर लिमिट ले रहा है तो उसको हायर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे उसको चार्ज किया जाएगा। फाइन, इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई विद इन देयर कोटा दे आर चार्ज हायर, दे आर चार्ज इंटरेस्ट एट द रेपो रेट। बट इफ़ द कमर्शियल बैंक्स बोरो लोन्स फ्रॉम देयर फिक्स्ड कोटा मोर देन देयर फिक्स्ड कोटा दे आर चार्ज एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइन, आगे हम पढ़ते हैं, दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होते हैं। फाइन, इट रेफर्स टू रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द क्रेडिट टू अ स्पेसिफिक सेक्टर, या तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होंगे, या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी के लिए होंगे, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होंगे। इसीलिए हम इसको सिलेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव को हम सिलेक्टिव भी बोलते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ही होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इफ़ गवर्नमेंट जो है वो जो है डाउन करना चाहती है प्राइसेस, जो अगर मान लो वीट है इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ वीट की बात हो रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, अगर वो वीट के प्राइसेस जो है वो बढ़ते प्राइसेस को डाउन करना चाहती है तो जो आरबीआई है वो इंस्ट्रक्ट कर सकती है मेंबर को कि जो है उनको लोन मत दीजिए, ठीक है ना, उनको लोन मत दीजिए ताकि जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा ना बढ़ें, ठीक है। मेंबर बैंक्स टू नॉट टू गिव लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वीट। फाइन, सो इसमें ये चीज़ होगी, इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। ये डिस्क्रिमिनेटरी होता है, मतलब ये होल इकोनॉमी पे जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ही एप्लीकेबल होता है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, फर्स्ट वन इज़ चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन लोन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मार्जिन होता क्या है। जो लोन वैल्यू होती है, जो सिक्योरिटी वैल्यू होती है, मतलब अब कोई भी पर्सन है वो बैंक में लोन लेने गया है, ठीक है, उसको मान लो 1 करोड़ का लोन चाहिए। फाइन, अब वो 1 करोड़ का लोन लेने गया है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो बैंक मांगेगा ही ना, अभी हाँ भी उसके अगेंस्ट रखने के लिए, ठीक है। सो अब सिक्योरिटी है जो उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है। सो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिन। फाइन, इसमें हम पढ़ते हैं मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन लोन वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। फाइन, इसमें जो होता है ये आरबीआई ही फिक्स करती है कि कितना आपको मार्जिन रखना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन के लिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ कि लाइक मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 20% है, देन बैंक जो है वो 80% ही दे सकता है लोन, ठीक है। अब 1 करोड़ है, ठीक है, उस पर जो है वो जो 80% है वो लोन देगा एंड 20% वो खुद के पास एज अ मार्जिन रखेगा, ठीक है। लोन देना है, मान लो इसमें जो है वो 1 करोड़ का लोन देना था, ठीक है, एंड जो मार्केट वैल्यू है वो सिक्योरिटी की वो कितनी है, 80 लाख की है, ठीक है। सो इस केस में बेसिकली क्या होगा, वो 20 लाख का जो है मार्जिन खुद के पास रख के चलेगा, ठीक है। एंड वैसे वर्सा भी कर सकते हैं, अगर मान लो 120 की जो है वो एसेट है, जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो 1 करोड़ 20 लाख की है, ठीक है, एंड जो लोन देना है वो 1 करोड़ का देना है। सो जो 20 लाख की जो एक सिक्योरिटी है, मतलब एक जो मार्जिन है वो प्रॉफिट है एक तरीके से, वो खुद के पास वो रख के चलेगा, ठीक है। अब अगर हमें क्रेडिट करना है कॉन्ट्रैक्ट को, ज़्यादा नहीं देना है, सो ये मार्जिन जो डिफरेंस है वो बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर मान लो सिक्योरिटी वैल्यू है वो तो 1 करोड़ 20 लाख की ही है, ठीक है, बट जो लोन था पहले 20% था, जो मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो पहले 20% थी, ठीक है। अब क्या हुआ, वो 20 से क्या कर दी हमने बढ़ा के 30 कर दी फॉर एग्जांपल। सो उस केस में जो है वो लोन अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा, ठीक है। हम 1 करोड़ नहीं देंगे उसको लोन, उसको कम देंगे और बैंक जो अपने पास मार्जिन है वो ज़्यादा रख के चलेगा, ठीक है।
इफ़ मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें यही बोल रहे हैं इफ़ मार्जिन परसेंटेज ज़्यादा होगा देन ऑटोमेटिकली जो लोन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं मोरल परसुएशन। इसमें क्या होता है, जो आरबीआई होती है वो ना कई बार वो इन्फ्लुएंस करती है जो अपने मेंबर बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको कन्विंस करती है कि आप अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए लोन मत दीजिए। उनको टाइम टू टाइम जो है वो मीटिंग्स होल्ड करती है, उनको डायरेक्टिव्स इशू करती है, ठीक है, उनकी कोऑपरेशन मांगती है, ठीक है, ताकि जो इफेक्टिव तरीके से बेसिकली जो मॉनेटरी सिस्टम है कंट्री में वो एप्लीकेबल हो सके, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल हो सके, उस वजह से ये की जाती है। सो एक जो बेसिकली इन्फ्लुएंस जब आरबीआई करता है ना मेंबर बैंक्स पे, जब इन्फ्लुएंस किया जाता है, सो उसको हम बोलते हैं मॉरल परसुएशन, ठीक है। आगे हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ डायरेक्ट एक्शन। इसमें क्या होता है, समटाइम्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो आरबीआई है वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है। अगर उसे ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई कमर्शियल बैंक है या कोई भी अनदर बैंक है वो उसके ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, या कोई भी ऐसी वो ट्रांजेक्शन है जो मतलब कोई नहीं कर रहा है या कुछ भी ऐसा गलत काम कर रहा है, सो वो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए भी स्टॉप कर सकती है आरबीआई किसी भी टाइम कि हाँ भी आपने ये ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। एंड एट द सेम टाइम वो किसी भी बैंक को बंद करने का ऑर्डर भी दे सकती है, ठीक है। सो आइए इसमें पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिजर्व बैंक कैन स्टॉप एनी कमर्शियल बैंक फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी भी टाइप के लिए वो रोक सकती है। इन केस ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ रिजर्व बैंक इट कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द मेंबर बैंक। अगर नहीं होती है ऑर्डर्स की, नॉन कंप्लीशन होती है मतलब अगर नहीं ऑर्डर्स फुलफिल किए जाते तो वो डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। इट कैन स्टॉप गिविंग लोन्स, इवन रिकमेंड द क्लोजर ऑफ मेंबर बैंक, क्लोजर भी रिकमेंड कर सकती है। फाइन, आगे हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। वैसे तो ये क्वालिटेटिव में यहीं आएंगे, जो ये लास्ट पॉइंट है ना ये वैसे अभी अपने यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया है, अभी ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये पहले होता था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जो क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम है, ये स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की थी आरबीआई ने 1965 में। फाइन, इसमें क्या होता है बेसिकली अंडर दिस स्कीम जो अब कोई भी पर्सन है उसने फ्रेश लोन लेना है ना 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का, तो उसको पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती थी, ठीक है, उससे एक ऑथराइजेशन लेनी पड़ती थी अगर उसको 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेना है तो। फाइन, अब ये जो लिमिट है ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, ठीक है, लाइक इसको 6 करोड़ कर दिया गया था 1986 में, ठीक है। सो ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती थी, बट इस जो ये स्कीम थी इसको बेसिकली अबॉलिश कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था 1988 में, ठीक है। सो ये अब नहीं है। अब वैसे फर्दर है कि हाँ भी अगर एक लिमिट जो है आरबीआई वो सेट कर देती है, अगर इस लिमिट से अगर ज़्यादा का लोन लेना है तो आरबीआई से पहले हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सो ये थे हमारे क्वालिटेटिव जो बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होते हैं, एंड हमने पहले पढ़े हैं क्वान्टिटेटिव जो कि एक पूरी होल इकोनॉमी के लिए होते हैं। इन मीन्स के थ्रू बेसिकली जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है, ठीक है। सो ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।